Class 12, welcome to the final part of Poets and Pancakes. एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर जो एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आज हम खत्म करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. हाँ जी. सो पार्ट 2 के अंदर हमने सबसे पहले क्या जाना? हमने सबसे पहले जाना कि जेमिनी स्टूडियोज की जो कैंटीन थी वो एक अड्डा थी सारे पोएट्स एंड ये लिटरेचर लवर्स का, जो बैठ के एक साथ कॉफी पे चर्चा करते थे. वो सब पहनते खादी थे और थे गांधी के भक्त. फिर भी वो लोग पॉलिटिक्स और उसके डिस्कशन से दूर रहते थे, क्योंकि उन दिनों माहौल था कम्युनिज्म का, और उन लोगों के लिए कम्युनिस्ट इंसान एक सेल्फिश इंसान था. कम्युनिस्ट इंसान एक वायलेंट इंसान था. कम्युनिस्ट इंसान एक ऐसा इंसान था जो अपने घर परिवार का भी नहीं, अगर उसे मौका मिले तो वो उन्हें भी मार दे. और इन गलत फहमियों से सिर्फ वो लोग नहीं गुजर रहे थे, साउथ इंडिया का ऑलमोस्ट हर आदमी यही चीज मानता था कि कम्युनिस्ट इंसान ये तीनों होता है, सेल्फिश, ग्रीडी एंड वायलेंट. लेकिन उन्हें क्या, उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कम्युनिज्म का रियल मतलब समझने की. उन्होंने जब ये सब जाना और देखा कि आसपास हर कोई इसी चीज में बिलीव करता है, उन लोगों को नफरत सी हो गई पॉलिटिक्स से और उसके डिस्कशन से. खैर, इन्हीं दिनों जेमिनी स्टूडियोज में आई मॉरल रियारमेंट आर्मी, एक बहुत बड़ा थिएटर ग्रुप. कुछ 200 लोग आए थे एंड बहुत खूबसूरत प्रोफेशनल प्लेस उन्होंने मद्रास में और जेमिनी स्टूडियोज में जगह जगह परफॉर्म किए. हर कोई बड़ा इम्प्रेस हुआ उनकी परफॉर्मेंसेस से, और अशोका मित्रन को बाद में पता चला कि मॉरल रियारमेंट आर्मी यानी एमआरए इतनी पॉपुलर इसलिए थी क्योंकि वो अपने प्लेस के जरिए बहुत सिंपल और सटल तरीके से एंटी कम्युनिस्ट मैसेजेस देती थी. एंड उसे लगा कि शायद बिग बॉस ने उसको यहाँ इसीलिए बुलाया था क्योंकि उस टाइम साउथ इंडिया में हर कोई एंटी कम्युनिस्ट चीज़ें देखने में इंटरेस्टेड था, क्योंकि वहाँ कोई भी कम्युनिज्म में बिलीव नहीं करता था. और एमआरए के वहाँ आने से बिजनेस बहुत अच्छा हुआ, और एमआरए के चले जाने से बॉस को फर्क पड़ा भी नहीं. तो इसीलिए अशोका मित्रन को लगा कि ये बिग बॉसेस चाहे एमआरए हो या नो एमआरए, इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ बोले या साथ बोले, उनको सिर्फ बिजनेस से मतलब था, मैसेज से नहीं. खैर, एमआरए के आने से एक और चीज बड़ी अच्छी हुई कि जितने भी तमिल प्लेस थे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए एमआरए के प्रोफेशनल येट मिनिमल तरीके से चीजों को दिखाने के. तो बहुत टाइम तक तमिल प्लेस में सनराइज सनसेट वैसे ही हुआ जैसे जौथम वैली में होता था, और क्लीन स्टेज, बेयर वाइट कर्टन के साथ वो चीजें परफॉर्म करते थे. अब ऐसे ही एक दिन एमआरए के जाने के बाद एक कॉल फिर आता है बिग बॉसेस को कि एक और स्पेशल गेस्ट आने वाला है. शुरुआत में तो सबको लगा कि कोई पोएट है, बट बाद में जाके पता चला वो एक एडिटर था, और एक ऐसा एडिटर जिसके बारे में जेमिनी स्टूडियोज में कोई नहीं जानता था. तो अब वो सब हैरान परेशान और गेस करने में लगे हुए हैं कि कौन है वो जो अब आने वाला है जेमिनी स्टूडियोज में, जिसको लेके बिग बॉस इतने एक्साइटेड है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम उसका पूरा प्लान किया. तो जानते हैं कौन है वो इंसान. एट लास्ट अराउंड 4 इन द आफ्टरनून वो पोएट या एडिटर आ गया जेमिनी स्टूडियोज. वो एक टॉल आदमी था, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस, एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस. बहुत ही ज्यादा इंग्लिश मैन लग रहा था वो, बहुत सीरियस लुक था उसके फेस में, और हम सबके लिए वेरी अननोन था वो, हम कोई नहीं जानता था उसको. बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, बॉस ने एक लंबी सी स्पीच पढ़ी उस आदमी के वेलकम में. और उस स्पीच को सुन के हम लोगों को तो ऑब्वियस हो गया कि उन्हें भी नहीं पता अपने प्रेशियस लिटिल गेस्ट के बारे में, क्योंकि स्पीच में उन्होंने बहुत ज़्यादा जेनरिक बातें बोली और थोड़े बहुत वर्ड्स डाल दिए, फ्रीडम, डेमोक्रेसी और ये सब. खैर, फिर आई बारी उस पोएट की या एडिटर जो भी है वो. He couldn't have addressed a more dazed and silent audience. अशोका मित्रन कह रहा है उस पोएट की किस्मत खराब, क्योंकि उसको शायद जिंदगी में पहली बार इतनी हैरान परेशान और सन्नाटे वाली ऑडियंस को अपना लेक्चर देना पड़ रहा होगा. क्यों हम सब इतने हैरान परेशान और शांत क्यों थे?
क्योंकि हम में से किसी को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। उसका वो ब्रिटिश एक्सेंट, हम कोशिश भी नहीं कर रहे थे समझने की, इतना खराब था वो सब। 1 घंटे के करीब चला और फिर वो पोएट चला गया, हम भी चले गए एकदम परेशान कि भाई क्या था ये? हमारे जिंदगी का ये 1 घंटा हमने क्यों बर्बाद कर दिया? क्या कर क्या रहे हैं हम? एक इंग्लिश पोएट क्या कर रहा है एक ऐसे स्टूडियो में जहां तमिल फिल्में बनाई जाती है, हम सब सिंपल लोगों के बीच वो क्या बोल के गया? वो लोग जिनकी लाइव्स लीस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री, हम सब वो लोग हैं जिनके पास इतने पैसे भी नहीं कि हम इंग्लिश पोएट्री की किताबें खरीद के उसको जान पाए, पढ़ पाए, समझ पाए। और अभी अभी एक इंग्लिश पोएट अपनी प्रॉपर टिपिकल ब्रिटिश इंग्लिश में हमें एक लेक्चर देखेंगे, स्पीच देखेंगे। क्या करें हम? कुछ ना समझ आया हमारे। इवन हमारा वो जो गेस्ट था वो भी बहुत ज्यादा बैफल्ड था, वो भी लाइक सरप्राइज्ड उसमें गया वहां से, क्योंकि he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travail of an English poet. मतलब उसके लिए भी वो वेस्ट ही होगा, क्योंकि वो सब जो वो बोल रहा था हम उससे रिलेट कर नहीं पा रहे थे। शेयर इनकॉन्ग्रुइटी मतलब कोई हर जगह सिर्फ डिसएग्रीमेंट थी। शेयर इनकॉन्ग्रुइटी मतलब सिर्फ और सिर्फ डिसएग्रीमेंट थी, क्योंकि पोएट जो बातें बता रहा था वो थी एक इंग्लिश पोएट का काम, इंग्लिश पोएट की लाइफ का एडवेंचर, और हम सब कहाँ से अग्री करें कि हाँ हाँ हम भी फेस करते? हम नहीं फेस करते भाई। तो पोएट का भी वहां आना वेस्ट था और हम लोगों का उसको सुनना वेस्ट। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, किसी को नहीं समझ आया कि वो एग्जैक्टली वहां आया क्यों था। जो ग्रेट प्रोज राइटर्स है ना दुनिया के, अशोकामित्रन कहता है, वो इस बात को नहीं मानेंगे जो मैं अभी अभी बोलने वाला हूँ। अशोकामित्रन कहता है कि मेरा मानना है प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ ए जीनियस। एक समझदार आदमी कभी भी अपने होशो आवाज में प्रोज राइटिंग दिल से नहीं करेगा, क्योंकि प्रोज राइटिंग हर किसी के बस की नहीं। प्रोज राइटिंग होता है कहानियां लिखना, चैप्टर्स लिखना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा पेशेंट है, परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट मतलब डेली कर सकते हैं काम। प्रिजर्विंग ड्रज है। प्रिजर्विंग ड्रज मतलब वो गिव अप ना करने वाला एटीट्यूड, कि चाहे 100 बार एक चीज क्यों ना लिखनी पड़े, करूंगा तो यही। विद अ हार्ट सो श्रंकन कि कोई उसको तोड़ नहीं सकता, और इनका दिल इतना छोटा है कि चाहे कितने भी वार कर लो उसे कुछ नहीं होगा, वो नहीं टूटेगा। तो मतलब ये वो उन प्रोज राइटर्स की पूरी इज्जत से अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स यूज करके बैड साइड दिखा रहा है कि भाई क्या लोग होते हैं ये प्रोज राइटर्स। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम। प्रोज राइटर्स के लिए रिजेक्शन अरे आदत सी हो जाती है उनको। वो एक फ्रेश कॉपी बनाएगा ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, फिर एक और एडिटर को उसे भेजेगा इंक्लोजिंग पोस्टेज कि भाई नहीं पसंद आए तो वापस कर देना। वो कुछ एडिट्स बोलेगा तो वो फिर से वो एडिट्स करके पूरी एक प्रोज कॉपी फिर से भेजेगा, पर गिव अप नहीं करेगा। एक प्रोज राइटर बड़ा मेहनती आदमी होता है। खैर, इट वॉज फॉर सच पीपल। और क्यों बात कर रहा है अचानक से इन प्रोज राइटर्स की? अशोकामित्रन बताता है ऐसे ही प्रोज राइटर्स के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए हिंदू ने एक टाइनी अनाउंसमेंट पब्लिश की थी। अब भाई न्यूज़पेपर बॉय होने का कुछ तो फायदा हो ना, उसे पता होता था इन सब चीजों के बारे में। और वो अनाउंसमेंट थी भी कहाँ? एक इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज। एक ऐसा पेज जिसे अक्सर पढ़ते भी नहीं लोग, और उस पेज का ऐसा कोना जिसे इग्नोर ही किया जाता है। खैर मैंने ध्यान दिया, न्यूज़पेपर बॉय था ना। एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट था एक ब्रिटिश पीरियोडिकल द्वारा बाय द नेम द इनकाउंटर। द इनकाउंटर करके एक ब्रिटिश पीरियोडिकल है, उसने एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट लॉन्च किया। एंड ऑफ कोर्स एनकाउंटर वो एक नॉन कमोडिटी नहीं था जेमिनी के लोगों के बीच। मुझे थोड़ा आइडिया लेना था उस पीरियोडिकल के बारे में इससे पहले कि मैं थोड़े पैसे खर्चूं और वहां तक अपना मैन्युस्क्रिप्ट भेजूं। भाई अगर नहीं पसंद आया तो पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे ना, तो पहले देख तो लूं द इनकाउंटर में किस तरह की चीजें छपती हैं, लोग क्या पढ़ते हैं उसमें। खैर, इन दोज डेज जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी एंट्रेंस थी उसकी, और वहाँ कोई साइन बोर्ड वगैरह कुछ नहीं थे टू मेक यू फील कि भाई आप किसी फॉरबिडन एरिया में घुस रहे हो। नहीं,
आप जहाँ जाना चाहो जाओ, जो पढ़ना चाहो पढ़ो। तो मैं पहुंचा ब्रिटिश लाइब्रेरी में, वहां पे कॉपीज पड़ी थी इनकाउंटर की, एकदम फ्रेश, मानो कोई पढ़ता ही ना हो उनका। ऐसा तो था इनकाउंटर पीरियोडिकल। खैर, मैं गया और मैंने सबसे पहले जाके देखा द इनकाउंटर का एडिटर है कौन। और जैसे ही मैंने एडिटर का नाम पढ़ा, मेरे दिमाग की घंटी बजी। अरे ये तो वही आदमी है। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज। और मुझे लगा कि भाई, मेरा दूर का भाई मुझे मिल गया। और मैंने तभी डिसाइड किया कि मैं अपनी शॉर्ट स्टोरी उसे भेजूंगा। मैं मैन्युस्क्रिप्ट सील करते टाइम एनवेलप के अंदर एक गाना गा रहा था और उसका एड्रेस लिख रहा था और होप कर रहा था कि जब उससे मेरी मैन्युस्क्रिप्ट मिले, भाई भाई मोमेंट हो जाए एंड वो भी खुश हो जाए मेरी कहानी देख के, कि भाई लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स, उन्होंने डिस्कवर किया एक दूसरे को एक साथ एक गाना गाते हुए, जैसे फिल्मों में होता है शुरू में और आखिर में, बिल्कुल वैसे। खैर, कौन था वो? स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन, ये नाम था उस आदमी का जो जेमिनी स्टूडियोज में आके गया था। और अब उसी के एडिटोरियल द्वारा एक कंपटीशन था जिसमें मैं, एक प्रोज राइटर जिसका दिल इतना छोटा सा है, जो बहुत पेशेंट है, प्रिजर्विंग है, एंड बस नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ काम करता है, मैं स्टीफन स्पेंडर को अपनी शॉर्ट स्टोरी भेजा इस होप में कि भाई भाई मोमेंट होगा और वो रिलेट कर पाएगा मेरी कहानी से। खैर, इयर्स लेटर जब मैं जेमिनी स्टूडियो से निकल गया, मेरे पास टाइम ही टाइम था, बट क्या नहीं था? पैसा। तो उस टाइम पे कोई भी चीज जो डिस्काउंट पे मिल रही होती थी, मुझे बड़ा मजा आता था उसे देखने में। तो एक दिन फुटपाथ पे मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के बाहर बहुत सारी ब्रांड न्यू बुक्स रखी थी, सबकी सब 50 पैसा की। एक्चुअली वो कॉपीज थी ओरिजिनल बुक की, एक एलिगेंट पेपर बैग अमेरिकन ओरिजिन का, जैसे आजकल भी मिलती है। खैर, और उनको नाम क्या दिया गया था? स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन। वो सब स्टूडेंट एडिशन थी, हल्की क्वालिटी का पेपर होता था, पेजेस थोड़े आगे पीछे होते थे, बट ठीक है यार, 50 पैसे में क्या चाहिए था। तो वो निकली थी इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पे 50 पैसा में आपको ब्रांड न्यू किताबें मिल रही। तो मैंने 50 पैसे दिए और एक किताब उठाई, द गॉड दैट फेल्ड। किताब का नाम इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने ले ली। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट एसेस। तो बहुत बड़े आदमी, उन्होंने 6 सेपरेट एसेज में डिस्क्राइब किया उनका जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड उनका डिसइल्यूशन रिटर्न, कैसे वो लोग कम्युनिज्म के बहकावे में आए और फिर कैसे रियल लाइफ में उन्होंने वापसी की, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को वहां शेयर किया था। कौन थे वो 6 लोग? एंड्रे गिल, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोइस्टर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। यही नाम तो फिर उसके दिल में घंटियां बजाता है। स्टीफन स्पेंडर। सडनली वो किताब मेरे लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गई। स्टीफन स्पेंडर वही पोएट जो जेमिनी स्टूडियोज आया था उसी वक्त जब एमआरए जेमिनी स्टूडियोज होके गई थी। एमआरए एंटी कम्युनिज्म के मैसेजेस अपने प्लेस के थ्रू देती थी और स्टीफन स्पेंडर अपनी जर्नी इनटू कम्युनिज्म और अपनी वापसी का एक्सपीरियंस हमारे साथ वहां शेयर कर रहा था। ओ गॉड, अब समझ आया कि वो क्यों आया था जेमिनी स्टूडियोज। इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चेम्बर ऑफ माई माइंड, उसमें बत्ती जली और धीरे धीरे मुझे याद आ रहा है कि वो क्या बातें करके गया था। वो जो रिएक्शन हम सबका था स्टीफन स्पेंडर को लेकर जेमिनी स्टूडियोज, अब वो मिस्ट्री नहीं रहा, क्योंकि अब जाके मुझे समझ आया उसके वहां आने का पर्पस। बॉस ने वहां उसको इसीलिए बुलाया था कि वो अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करे, अपनी एंटी कम्युनल जर्नी हम सबके साथ शेयर करे। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री। स्पेंडर की पोएट्री में बॉस को इंटरेस्ट नहीं था, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड। उनका एक्चुअल इंटरेस्ट था उसके एक्सपीरियंस में, जो अब जाके उसने अपनी किताब द गॉड दैट फेल्ड के थ्रू लोगों के साथ शेयर किया। सो ये था हमारा चैप्टर पोएट्स एंड
कहाँ शुरुआत हुई कॉर्पोरेट रिलेशनशिप से, और उसके बाद बात आ गई बहुत जेनरिक, लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे शेप और चेंज कर देते हैं हमारी लाइफ्स को। मिलूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।